हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 18 दिसंबर को इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात बीजिंग में हुई। ये दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेमवर्क है उसके तहत मिल रहे थे और इस मीटिंग में दोनों ही साइड ने जो अभी हाल में 21 अक्टूबर को डिसएंगेजमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उसको उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली वेलकम किया और ये कहने कि अपना कमिटमेंट जाहिर किया कि आगे के दिनों में भी इस प्रोसेस को वो फर्दर ले चल आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये जो एसआर की मीटिंग हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, ये 23rd मीटिंग है और इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 2019 में, यानी ये 5 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है। और इसका रीज़न तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 29 के में मीटिंग हुई, उसके बाद गलवान क्लैश होता है और जिसमें बायलैटरल रिलेशन जो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो इतने दिनों के बाद जब एसआर की मीटिंग फिर से हो रही है तो ये अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इससे तो एक पता चल रहा है कि भाई दोनों ही साइड रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इनफैक्ट बोथ आर विलिंग टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस। और इससे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने भी, वहाँ के भी स्ट्रेटजिक कम्युनिटी ने इस बात को माना है कि द वेरी मीटिंग ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ साइड्स signal new trend in bilateral relations or even willingness to take the relations forward. वहाँ के इस बात को वहाँ के जो सिंगवा यूनिवर्सिटी के कियान फेंग एक्सपर्ट, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छी तरीके से कहा है कि दिस विल फैसिलिटेट द अर्ली रिटर्न ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस टू ए हेल्दी डेवलपमेंट ट्रैक। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि इसके बाद ये ओवरऑल बिगिनिंग तो हुई, लेकिन इसके बाद ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर इन देयर अप्रोच। और ये दोनों ही साइड का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है उसमें बड़ा ही विजिबल होता है। इंडिया का जो स्टैंड इस बाउंड्री डिस्प्यूट पर है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे इन्हें बार बार इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी हाईलाइट किया है कि the maintenance of peace and tranquility in the border areas is a prerequisite for the development of bilateral relations in other fields. और इसीलिए इंडियन अगर फॉरेन मिनिस्ट्री के जो रीड आउट को आप देखें तो उसमें सबसे पहले और टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है इसी को कि मेंटेनेंस ऑफ on both sides discussed ways to maintain peace and tranquility in the border regions. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वहाँ चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्टेटमेंट है उसमें इस बात पर जोर नहीं दिया। इस बात को तो एक्सेप्ट किया है कि बोथ साइड्स डिस्कस्ड वेरियस वेज टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर रीजन्स, लेकिन उनकी जो टॉप प्रायोरिटी हुई है कि बॉर्डर इशू शुड बी हैंडल इन सच ए वे दैट इट डजंट अफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। अगर आप देखें तो चाइनीज़ का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्प्यूट उनका स्टैंड रहा है कि बॉर्डर इशू एंड it should not be made a prerequisite for the development of overall relations। और ये कह लें कि ये जो बॉर्डर इशू है, यानी इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो वन इशू रिलेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और बॉर्डर इशू इज जस्ट वन ऑफ देम। सो द इंटायर रिलेशनशिप शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू दिस बॉर्डर डिस्प्यूट। ये उनका शुरू से स्टैंड है और इस बात को भी, इसमें भी जो अपने जो स्टेटमेंट है रीड आउट, उसमें इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया है। लेकिन वे इन चीज़ों को जो इंडियन स्टैंड है उसे भी बात को भी एक्सेप्ट किया है और इससे पता चलता है कि जो चाइनीज़ है वो अपने मिस्टेक्स को समझ रहा है कि भाई ये जो गलवान क्लैश था इट इनफैक्ट वायलेटेड ऑल द प्रीवियस बॉर्डर एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू साइड्स। इसी में आप अगर देखें तो
उनका जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही साइड फेयर, रिजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन की बात की है उन्होंने, कि दोनों साइड जो है तो इसको एक्सप्लोर करेगा। एंड तो एक बात तो इसमें आप देखें कि वो पैकेज सोल्यूशन की बात करते हैं कि फेयर, रिजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशंस। तो ये पैकेज का जो चीज़ है ये बहुत पहले से है। इवन बिगिनिंग में भी जब चाइनीज़ और इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी जब ये बात हुई थी बॉर्डर रिजोल्यूशन की, तो उस समय भी चाओ एन लाई ने एक पैकेज फार्मूला को ही सजेस्ट किया था कि इंडिया शुड नॉट, माने बोथ साइड्स शुड नॉट resolve the issue on a sector-wise basis. There should be a broader framework in which the two sides can resolve their issues. तो वो एक पैकेज सोल्यूशन, इसका मतलब है कि चाइना अभी भी यही चाह रहा है कि सेक्टर टू सेक्टर ये डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन नहीं हो, ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क के तहत रिजोल्यूशन हो। लेकिन इसमें आप देखें कि जो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल आ जाता है इस बॉर्डर रिजोल्यूशन में, वो है कि चाइना ये चाह रहा है कि वो तवांग का एरिया, बेसिकली उसकी नज़र तवांग पे है, पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नहीं है, लेकिन उसकी नज़र तवांग पर है कि तवांग उसको, जब भी कोई भी बॉर्डर एग्रीमेंट हो तो उसमें तवांग शुड बी सेडेड टू चाइना। लेकिन इंडिया इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। और इंडिया, इनफैक्ट इंडिया हमेशा अक्साई चीन पर भी दावा करता है। तो ये सारे इतना इजी गेम नहीं है कि दोनों ही इस बात को रिजॉल्व कर ले इजीली। लेकिन इसमें कई पॉजिटिव डेवलपमेंट है एटलीस्ट, कि दे हैव अगेन referred to the political guiding principles that had been reached upon by both sides in 2005। उसमें कई चीज़ें हाईलाइट की गई है। एक तो होता है कि दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि जो सेटल्ड पॉपुलेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो भाई अगर सेटल्ड पॉपुलेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो तवांग तो इंडिया के पास होगा, बिकॉज इट इज़ अ सेटल्ड पॉपुलेशन एरिया। तो वहाँ वो चाइनीज़ का जो अपना स्टैंड है वो खुद ही कंट्राडिक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि उसमें भी है कि स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, हिस्टोरिकल एविडेंस को ध्यान में रखें। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इट इज़ एन ईजी गेम फॉर बोथ साइड्स। लेकिन फिर भी है कि एटलीस्ट नाउ चाइना इज़ टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली, इसलिए कि एसआर की जो मीटिंग हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, उसके पहले भी इसके बारे में जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लियान जियन से बात हुई तो उसमें भी उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि बोथ साइड शुड, चाइना इज रेडी टू वर्क विथ इंडिया एंड इनफैक्ट बोथ साइड शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट एज वेल एज द म्यूचुअल कंसर्न्स। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट है उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि इंडिया तो उसके जो भी कोर इंटरेस्ट है या कंसर्न्स है चाइना को एक्सेप्ट करता है, लेकिन चाइना डजंट रेसिप्रोकेट। इसलिए कि जैसे आप देखें कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, और इवन इनफैक्ट अगर बिगिनिंग में देखें तो जब भी ये जो हाई लेवल की मीटिंग होती थी यानी टॉप लेवल की, तो उस समय ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक रिचुअल बन गया था कि भाई इंडिया ऑनर्स द वन चाइना पॉलिसी और इंडिया रीफर्म ऑलवेज कमिटमेंट टू वन चाइना पॉलिसी। लेकिन चाइना डजंट एक्सेप्ट वन इंडिया पॉलिसी। इसी के तहत आप देखें कि अगर बिगनिंग में बहुत बार प्रॉब्लम भी हुआ था, जो स्टेपल्ड वीसा का इशू आया था कश्मीर के लोगों के लिए, और इवन अरुणाचल प्रदेश में जो स्टेपल्ड वीसा का था, वो एक बहुत बड़ा इशू इसी के कारण था। तो अब है कि एटलीस्ट नाउ चाइना इज realizing the need to respect each other's core interest and mutual concerns, and this is I think a very good development। अगर इंडिया एंड चाइना दोनों ही साइड एक दूसरे को के कंसर्न को
एड्रेस करे तो देयर विल बी ए ग्रेटर चांस और ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग गुड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। नहीं तो अभी तक होता था कि भाई इंडिया इशू को उठा रहा है, चाइना इसको जस्ट सुन रहा है और इग्नोर कर रहा है, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन दैट। तो अब इस माध्यम से अगर देखें कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इवन चाइना इज सिंसियर, और ये कोई ऐसा नहीं कि चेंज ऑफ हार्ट कह ले कि उसके तरफ से हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नाउ इंडिया के लिए है कि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों में, जो कह लें कि रिलेशनशिप के नॉर्मलाइजेशन पर जो दोनों के पोजीशन में या पोस्चर में जो डिफरेंस है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया भी सोच रही है कि भाई हमारे लिए ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है लद्दाख में, ये पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट मोर देन 60,000 ट्रूप्स ऑन बोथ साइड्स बट मौजूद हैं लद्दाख में, और कभी भी ये मामला एस्केलेट कर सकता है। ऐसा नहीं है, अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ भी होती है, तो दे कैन इमीडिएटली एस्केलेट टू हायर लेवल। तो इसलिए ये डिसएंगेजमेंट इट इज जस्ट द बिगिनिंग, और यू कैन से इट इज ए फर्स्ट स्टेप। इसके बाद इंडिया का जो मेन फोकस है वो डी एस्केलेशन पर है और डी इंडक्शन पर है। तो स्टेप बाय स्टेप इंडिया इज माउंटिंग प्रेशर ऑन चाइना टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस। उसके अलावा यह है कि साइड बाय साइड इंडिया धीरे धीरे, जैसे इकोनॉमिक फ्रंट पर भी इंडिया ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरलाइज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो इस बात को दे रहे थे कि भैया हमारा जो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हैम्पर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मशीन्स और अदर आइटम्स जो चाइना से इम्पोर्ट हुए थे, तो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी था कि चाइनीज जो टेक्नीशियंस हैं उसको इंडिया में बुलाए, लेकिन इंडिया वाज नॉट गिविंग बिजनेस वीसाज फॉर दोज पर्सन्स। नाउ इट हैज़ फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ चाइनीज पर्सनस फॉर दोज टेक्निकल रीजन्स। दूसरी बात है कि इंडिया अब धीरे धीरे जो चाइनीज प्रपोजल्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, उसको भी अलाउ कर रहा है। अगर आप देखें तो ग्लोबल टाइम्स ने भी अगस्त में इस बात को हाईलाइट किया था कि इंडिया ने हाल में के दिनों में पहली बार है कि 2 चाइनीज़ कंपनी के प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, वो जैसे लक्सशेयर और वॉकिन टेक्नोलॉजी, ये 2 जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस दोनों के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। और इसको उसने, ये ग्लोबल टाइम्स ने भी हाईलाइट किया, जो बड़ा ही नेशनलिस्टिक और एंटी चाइना स्टैंड, एंटी इंडिया स्टैंड हमेशा लेती है। तो इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट पे मूव कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया का रुख देखें तो ये जो नॉर्मलाइजेशन में वो काफ़ी स्लो पेस पे मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट इंडिया वांट्स टू रीस्टोर एवरीथिंग एज इट वाज अर्लियर। इट इज़ मूविंग एट ए वेरी स्लो पेस, ताकि चाइना के ऊपर ये प्रेशर रहे कि ये जो डिसएंगेजमेंट पर ये चाइना रुक नहीं जाए, ये बाद का जो डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन का जो स्टेप है उसको भी कंप्लीट करे, क्योंकि चाइना की जो नेचर है, चाइनीज एटीट्यूड, ये बड़ा ही डूबियस है और इन सेप्टिक रहता है। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में जो 5 पॉइंट जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे उसको तो उन्होंने धीरे धीरे रिजॉल्व कर दिया, लेकिन ये जो देपसांग और डेमचौक का फ्रिक्शन पॉइंट है वो कंटिन्यू रहा। तो इस तरह से अब कभी भी इंडिया चाइना पर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकती और ये विश्वास नहीं कर सकता है, तो ये ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो इमीडिएटली खत्म नहीं हो जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो चाइना, वो हमेशा अभी भी जो ये एसआर की मीटिंग हुई है, तो इसमें भी जो भी आउटकम हुआ है, एक तो अगर इशू डिस्कस हुआ तो उसने जो प्रेजेंट किया है इसको एज इफ देर इज अ कंसेंसस, माने 6 पॉइंट कंसेंसस। उनके जो रीड आउटों को अगर आप देखें तो उसमें है कि भाई इंडिया चाइना रीच्ड एट 6 पॉइंट कंसेंसस, लेकिन इंडियन अगर रीड आउट देखें तो उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, और उसको इंडियन जो रीड आउट है उसमें भी हाईलाइट किया गया है
जैसे कि मानसरोवर यात्रा के रिज्यूमशन रीस्टार्ट करने की बात, या बॉर्डर ट्रेड को रीस्टार्ट करने की, या ये उनका लें कि ये जो ट्रांस बॉर्डर रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र और अदर्स, तो उस पे जो डेटा शेयरिंग होती थी, उन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने की बात है। लेकिन यहाँ है जस्ट कि द टू साइड्स गिव डायरेक्शंस, पॉजिटिव डायरेक्शंस इन ऑल दिस एरियाज। लेकिन वहाँ अगर आप देखें चाइनीज़ स्टेटमेंट को, तो वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि देयर वाज ए कंसेंसस ऑन ऑल दिस इश्यूज। तो इसका मतलब है कि चाइना का जो फोकस है वो चाहता है कि माने इंडिया चाइना रिलेशन को ऐसे प्रोजेक्ट करें कि एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल, देयर आर नो इरिटेंट्स इन बिटवीन देम, ये इस तरह से। और इसका अपना उनका रीजन है, क्योंकि अब अगर देखें, क्योंकि चाइना का जो ये है ना कि वो बायलैटरल ही तक देख रहा है। अब वो इंडिया चाइना रिलेशंस को अपने ग्लोबल जो आउटलुक है उसके मद्देनजर देख रहा है। और इसलिए देखिए कि 20 जनवरी को ट्रंप का ये शपथ समारोह है, उसके बाद ट्रंप यूएस के जो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल, तो आते ही उनकी सबसे बड़े जो होगा वो इकोनॉमिक फील्ड में उनका जो माने ट्रेड वार, क्योंकि वे बिगिनिंग से उसका एक एजेंडा रहा है कि भाई इंडिया यूएस और चाइना का जो ये ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है, ये है तो ऑलमोस्ट $600 बिलियन, लेकिन उसमें ह्यूज ट्रेड डिफिसिट है चाइना इन यूएस फेवर, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 के आसपास $300 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है ऑन द पार्ट ऑफ यूएस। तो इसलिए वो उनका एकदम क्लियर कट एजेंडा है कि वी विल इम्पोज 60%, 100% टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स। तो इसमें है कि भाई अगर जैसे ही यूएस की तरफ से टैरिफ इम्पोज होता है, चाइना विल ऑल्सो रिटेलिएट, लेकिन इन बिटवीन होगा कि भाई ये जो बायलैटरल रिलेशन है वो सफ़र करेगा। तो इसके कारण अब चाइना को लग रहा है कि इंडिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ऑल दोज मार्केट्स चाइना का फोकस एशिया या अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें है। और इंडिया चूँकि ह्यूज मार्केट है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी नज़र इंडिया पर है कि ताकि इंडिया के साथ जो उसके रिलेशन में करवाहट है उसको हम वो दूर करें। तो ये तो इकोनॉमिकली उनका नज़रिया है, लेकिन जियो पॉलिटिकल एंगल से भी इंडिया और का जो इम्पोर्टेंस है चाइनीज़ पर्सपेक्टिव में काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप देखें कि ट्रंप अपने पहले टर्म में भी जो स्ट्रेटजिक मैंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है ना अपना पब्लिश किया था, उसमें चाइना वाज एट द टॉप, माने इट वाज द वीकेस्ट सिस्टमिक राइवल टू यूएस। रसिया का भी नाम था, लेकिन रसिया वाज बिलो, क्योंकि पहली बार हुआ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना केम एट द टॉप ऑफ द थ्रेट और टू यूएस। तो उसमें ही इन्होंने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को काफ़ी स्ट्रांगली एग्जीक्यूट किया, और इवन 2017 में क्वेड को भी रिवाइव किया गया। तो अब चाइना को लग रहा है कि ये फिर से ट्रंप जैसे ही आएगा तो ये सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं या जियोपॉलिटिक्स है, इसको फिर से एक नई जान मिलेगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में तो ऑलरेडी चाइना पर प्रेशर था ही इंडो पैसिफिक, लेकिन यूक्रेन या अदर वार्स के कारण होगा कि थोड़ा सा प्रेशर डाउन हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो वार्स हैं ये दोनों ही फ्रंट पे, क्योंकि उसका तो एक स्टेटेड पोजीशन है कि भाई यूक्रेन वार हैज़ टू बी फिनिश्ड। और इवन ये गाजा में भी उम्मीद है कि भाई लेबनान में तो ऑलरेडी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़फायर एग्रीमेंट हो गया। अब लग रहा है कि भाई द टू साइड्स हमास और इसराइल के बीच भी कुछ ना कुछ ही दिनों में दोनों में ही ये सीज़फायर एग्रीमेंट फिर से हो जाए। तो इस तरह से यूएस पूरी तरह फ्री हो जाता है ये दोनों ही वॉर के खत्म होने के बाद। और इवन सीरिया में भी पोजीशन यूएस के फेवर में हो गया। तो इन चीज़ों के कारण अब उसकी नज़र पूरी तरह यहाँ होगी
इंडो पैसिफिक में होगी, और इनफैक्ट कह लें कि कम्प्लीटली चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी पर उनकी नज़र। और यूक्रेन वार के ख़त्म होने के बाद अगर आप देखें कि ट्रंप का जो अप्रोच व्लादिमीर पुतिन के तरफ है वो बड़ा ही पॉजिटिव है। तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देयर विल बी रीसेट इन यूएस रशिया रिलेशंस, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएस का जो स्ट्रेटजिकली अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट है कि रसिया को अलग करें और उसके साथ हम चाइना को आइसोलेट करें माने रसिया से, और उसको सीधा टारगेट करें, क्योंकि सेम पॉलिसी अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था। उस समय यूएस ने 70s में यूएस ने चाइना को अलग किया और फिर टारगेट किया यूएसएसआर को। तो मोर और लेस सेम पॉलिसी अब इस केस में भी, चाइना के केस में अब सेम और रिपीट हो रहा है। और आई थिंक रसिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रसिया हैज़ बिन ए मेजर सुपर पावर और उनको सारी चीज़ पता है और कैसे स्टेट क्राफ्ट होता है। तो रसिया के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिकैलिब्रेट करें। तो इस तरह से हम देखें कि यूएस आगे के दिनों में ये जो यूएस और चाइना का रिलेशन या यूएस रसिया का रिलेशन, यूएस इंडिया का रिलेशन, इस सब में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी और उसको वॉच करना। और फिर उसके बाद उस नज़र में हम देखें कि इन सबों का जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे रीअलाइनमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज़ जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन में किस तरह से न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं, या इंडिया रसिया में क्या होता है। तो इस तरह से ये सब सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होंगे आगे के दिनों में देखने के लिए। धन्यवाद।